गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारी एनडीटी की कक्षा में, जिसमें हम मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट जो हमारा टॉपिक था, इसमें हमने अपने डिफरेंट जो सोपान थे उनके बारे में बात की थी, जिसमें हमने हर्बर्ट के पंच पादीय सोपान के बारे में बात की, मैरिस्टोन का इकाई उपागम, ब्लूम का उपागम और आरसीआई के उपागम के बारे में हमने डिस्कशन की थी। नेक्स्ट अब जो हमारा टॉपिक है वह है हिंदी भाषा के शिक्षण में सामान्य उद्देश्य, कि जो हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी भाषा है, उसका जो महत्व है वो किस प्रकार से है हमारी विकास में। तो राष्ट्र के पूर्ण निर्माण के कार्य में भाषा की शिक्षा का बहुत विशेष महत्व है। यानी जो लैंग्वेज है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल आप कह सकते हैं प्ले करती है किसी भी बच्चे की डेवलपमेंट में, किसी के विकास में। तो जो भाषा के माध्यम से हम ज्ञान विज्ञान अनेक प्रकार के जो विषय आप डिफरेंट लैंग्वेज जो डिफरेंट सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं वो क्या है, सिर्फ लैंग्वेज की वजह से हम क्या है उन्हें सीख पाते हैं। तो यदि छात्र का अधिकार भाषा पर नहीं होता तो वह ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में प्रगति नहीं कर पाता। यानी अगर हमें लैंग्वेज नहीं बताई जाती, सिखाई जाती, पढ़ाई जाती, तो हम किसी प्रकार के क्षेत्र में प्रगति नहीं कर पाते। तो भाषा ही हमारे चिंतन का क्या है, आधार है। यानी थिंकिंग, जो आप सोचते हैं, अपने विचारों को जो रिप्रेजेंट कर पाते हैं, जो हमारी थिंकिंग है वो क्या है, लैंग्वेज की वजह से ही क्या है हम अपने विचारों को प्रकट कर पाते हैं। तो भारतीय गणराज्य के 7 राज्यों में छात्रों की मातृभाषा हिंदी और अन्य राज्यों में इसका स्थान, मतलब हमारे जो भारत है वो एक गणराज्य है, आप सभी को पता है, और यहाँ पर 7 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर क्या है मातृभाषा हिंदी के रूप में, जो मदर लैंग्वेज है वो हिंदी जो है आप कह सकते हैं या यूज़ की जाती है। ठीक है, मातृभाषा के रूप में इसे इस्तेमाल किया जाता है। राष्ट्रगान तथा राजभाषा के रूप में द्वितीय भाषा होता है। ठीक है, जो हम अपनी राष्ट्रगान की भाषा है, हमारी राजभाषा जो है वो भी हिंदी है। ठीक है, तो इसका उपयोग किया जाता है। जिन राज्यों में हिंदी मातृभाषा के रूप में व्यक्त है, वहाँ लोगों को यह विशेष कर्तव्य है कि वे छात्रों को इस भाषा का ज्ञान पढ़ाएं, बताएं। ठीक है, मतलब उन्हें नॉलेज होनी चाहिए अपनी हिंदी के शुद्ध शब्दों की, जो हम नॉर्मली उपयोग नहीं करते, लेकिन बच्चों को क्या होना चाहिए, हिंदी भाषा का पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें क्या है, हम बच्चों की क्या कर सकते हैं, सहायता क्या कर सकते हैं, तो उन्हें इस चीज़ की नॉलेज जो है हमें देनी चाहिए कि जो हिंदी है वो हमारी राजभाषा है, और राजभाषा होने के साथ साथ ये हमारी मातृभाषा भी है, कि हमारा जो क्षेत्र है वो हिंदी भाषा पर आधारित जो शिक्षा है हम बच्चों को देते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बच्चों को जो ज्ञान है उसको अत्यधिक अच्छे प्रकार से देने के लिए हम इस भाषा का प्रयोग करें। तो वो क्या है, उन्हें जो हिंदी भाषा है उससे भी क्या होगा, एक अवसर प्राप्त होगा कि वो जो है हिंदी पर अधिकार प्राप्त कर सकें, कि जो हिंदी भाषा है उन्हें बोलने में, उसे बोलने में क्या है, उन्हें कभी कठिनाई का अनुभव ना हो। तो हिंदी शिक्षण के कुछ सामान्य उद्देश्य आपको दिए हुए हैं, कि हिंदी भाषा जो हमें पढ़ाई जाती है, बताई जाती है या आपको बोलनी आती है, तो उसके क्या है, कुछ सामान्य उद्देश्य हैं। ठीक है, छात्रों को इस योग्य बनाना है कि वे उचित भागिमाओं के साथ वाचन, वाक्यों का कला और अभिनय कला आनंद प्राप्त कर सके, साथ ही साथ मानसिक सुख दुख के भावनाओं को क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके। यानी हमें भाषा क्यों सीखनी है, लैंग्वेज हमें क्यों आनी चाहिए, या हमारी जो हिंदी भाषा मातृभाषा राजभाषा है वो, उसका उद्देश्य क्या है, कि हम क्या करना चाहते हैं, भाषा के माध्यम से बच्चों को क्या देना चाहते हैं, उचित ज्ञान देना चाहते हैं। ठीक है, ताकि वो जो भी बात बोलते हैं, ठीक है, जिन भी वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या करें, स्वतंत्र रूप से उन वाक्यों का इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, अपनी कला को प्रदर्शित कर सकें। ठीक है, अभिनय कर सकें। ठीक है, या फिर उनका क्या ले सकें, आनंद ले सकें, जो भी चीज़ें जैसे आप टीवी में मूवीज़ देखते हैं, फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं। ठीक है, आप क्योंकि उन्हें अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में देख रहे हैं, इसलिए आपको उनको देखकर क्या हो रहा है, मनोरंजन हो रहा है, आनंद प्राप्त हो रहा है। तो इसीलिए क्या है, भाषा का होना बहुत आवश्यक है, कि जो बच्चा है वो क्या कर सके, सभी चीज़ों को सीख सके, कला के विषय में भी आगे बढ़ सके, अभिनय कर सके, हर तरह की जो भी क्रियाएं हैं वो उसको अपने भाषा के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सके, अपने भावों को, अपने विचारों को जो है वो रिप्रेजेंट कर सके, ताकि वो क्या है, आने वाले टाइम में जो भी उसके भाव हैं, ठीक है, जो भी उसके भाव हैं उनको क्या कर सके, दूसरों के सामने रिप्रेजेंट कर सके, उनको क्या कर सके,
व्यक्त कर सके, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो भाव को व्यक्त करने के लिए भी भाषा का आना जरूरी है। आपको किसी ऐसे स्थान पर भेज दिया जहाँ पर किसी को आपकी भाषा का ज्ञान नहीं होगा, तो क्या वहाँ रह पाएंगे? कुछ समय बाद क्या होगा, आपको लगेगा कि मेरा जीवन तो जो है वो व्यर्थ है, क्योंकि ना तो मैं अपने विचारों को किसी को बता पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ। तो जो लैंग्वेज है वो क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके विकास में। फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्रमबद्ध विचार प्रणाली एवं अभिव्यंजन में दक्ष बनाना। की जो भाषा है वो क्या है, हमारे भावों को प्रस्तुत करने के लिए हमें क्या है, एक तरह का आप ये कह सकते हैं सिस्टमैटिक जो है तरीका है। मतलब आपको कब कैसे किस बात को रिप्रेजेंट करना है, ये चीज़ जो है हमें वो भाषा ही बताती है। जैसे पहले आप शब्द बोलना, आपको अक्षरों का ज्ञान होता है, फिर आप उसे शब्द बनाते हैं, शब्द से वाक्य बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पूरा जो प्रसंग है एक सिस्टमेटिक वे है। ये मतलब आप ये कह सकें कि किसी भी वाक्य को बनाने के लिए आपको बहुत सारे शब्दों को एक साथ एकत्रित करना पड़ता है, तब हम अपनी बात को क्या कर सकते हैं, दूसरों को समझा पाते हैं। तो भावों को प्रस्तुत करने के लिए आप कह सकते हैं हम किसी प्रणाली का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हमें क्या बनाना है, दक्ष बनाना। मतलब उसमें हमारी क्या होनी चाहिए, अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो ये क्या है, क्रमबद्ध विचार। मतलब आपने जो भी विचार आपके मन में है उनको क्या किया, एक क्रम से लगा लिया। जैसे आप बोलते हैं कि मैं कल नहीं आऊँगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, जिसका आपने क्या किया, एक अर्थपूर्ण वाक्य बना लिया, और हम इसे क्या कर रहे हैं, एक तरीके के साथ क्या कर रहे हैं, सामने वाले को बता रहे हैं। तो ये क्या है, एक तरह का क्रमबद्ध विचार है। फिर हम बात करते हैं उनकी शुद्धता एवं गति का निरंतर विकास करते हुए वाक्य का वाचन का अभ्यास करना। ठीक है, कि भाषा क्या होनी चाहिए, हमारी शुद्ध होनी चाहिए। तो हमें क्या है, हर तरह के शब्द का ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें क्या है, निरंतरता। मतलब जो भी लैंग्वेज हम बोलते हैं, जो भाषा आप बोल रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या होनी चाहिए, एक निरंतरता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक शब्द आपने बोला फिर आप क्या करते हैं, रुक जाते हैं, फिर दूसरा शब्द आपने बोला फिर, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, निरंतरता। आपको अक्षरों का ज्ञान नहीं है, इसलिए आप उनको क्या नहीं कर पा रहे, एक साथ बोल नहीं पा रहे। तो क्या होनी चाहिए, उसमें एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, एक निरंतरता होनी चाहिए, जो क्या करती है, आपके विकास को बनाती है। और साथ साथ में क्या है, आपका जो भी आप लैंग्वेज सीखते हैं उसका क्या है, वाचन करने का, बोलने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, मतलब जो भी शब्द, जैसे आप देखते हैं बच्चों को बचपन में किताबें हम कहते हैं पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, अखबार पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होते हैं, हमें नए नए शब्द जो हैं वो सीखने को मिलते हैं। नए नए शब्द हमारे शब्दकोश में क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। ठीक है, और इससे क्या होती है, हमें हमारा बोलने का जो तरीका है वो क्या होता है, और अधिक अच्छा हो जाता है। तो नए नए शब्द जब आपके शब्दकोश में ऐड होते हैं तो वो क्या करते हैं, आपको शुद्ध और अच्छा वाचन जो है वो प्रदान करते हैं। मतलब बातों को बोलकर आप क्या कर सकते हैं, उसका अभ्यास कर सकते हैं, जो आपकी क्या है, भाषा को और अच्छा बनाएगा और शुद्ध बनाएगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पॉइंट की, ज्ञान प्राप्त करने एवं मनोरंजन के लिए पढ़ना, लिखना, सीखना, गद्य पद्य में निहित आनंद चमत्कार से परिचय प्राप्त करना, पुस्तकों में निहित भंडारण का अवलोकन करना तथा बालक की स्वाध्यायशीलता के प्रति उत्पन्न करना मातृभाषा शिक्षण के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। मतलब जो भी चीज़ें आप सीखते हैं, ठीक है, जैसे आपने पढ़ना सीख लिया, आप स्टोरी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, किसी अपने विचार को लिखना चाहते हैं, ठीक है, कुछ सीखना चाहते हैं, गद्य यानी आपने कोई श्लोक पढ़ा जैसे, ठीक है, उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। श्लोक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, कि श्लोक जो होते हैं जैसे आपने श्लोक पढ़े, श्लोक का क्या है, आपको अर्थ पता होगा तभी आप क्या कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से पद्य होते हैं, जैसे आपने किताबों में हिंदी में पढ़ा है कि गद्य भाग अलग होता है, पद्य भाग अलग होता है। तो किस चीज़ को क्या है, दोहे में रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी को पंक्तियों में। तो इस प्रकार से उसके अंदर जो भी अर्थ है उसका, उस अर्थ को समझने के लिए हमें क्या होना चाहिए, भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो ये क्या है, हम अलग अलग प्रकार के, जैसे आपने देखा है कि कोई भी श्लोक आपके सामने है, ठीक है, उसके अंदर छंद का उपयोग होता है, ठीक है, उसके अंदर जो है अलंकार का इस्तेमाल किया जाता है, जो उसमें क्या करते हैं, एक नया रूप लेकर आते हैं, उसको कहने का, उसके भावों को अलग से रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो इनका ज्ञान आपको कब होगा, जब आप भाषा को सीखेंगे। ठीक है, तो पुस्तकों में जो भी चीज़ें आपके लिए दी गई हैं, जो भी ज्ञान आपके लिए दिया गया है, उसका अवलोकन करना तथा बालक के अंदर सब अध्याय खुद से पढ़ने की जो नई
कार्यशीलता होती है उसको उत्पन्न करना ही क्या है, भाषण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। कि हम चाहते हैं कि बच्चा इन चीज़ों को सीखे पढ़े ताकि वो क्या कर सके, स्वयं इसका क्या कर सके, अवलोकन कर सके। यही भाषा का क्या है, मेन उद्देश्य है। फिर हम बात करते हैं उन्हें उत्साहित के सृजन की प्रेरणा, वे अपने अवकाश के समय का सदुपयोग करने के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को सुसंस्कृत एवं सुखी बना सकें। कि हमें क्या करना है कि उन्हें उत्साहित करना है, उन्हें प्रेरित करना है ताकि वो क्या कर सके, खुद से अपने जो भी उनके पास खाली समय होता है, जो ऐसा समय है जिसमें वो कुछ नहीं कर रहे हैं या फिर केवल समय बिता रहे हैं, तो उस समय का उन्हें क्या करना है, सदुपयोग करना है, जिसमें वो खुद अपने व्यक्तिगत सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को भी क्या कर सकते हैं, अपनी भाषा के माध्यम से उसका सृजन कर सकते हैं, उसे और आनंदित बना सकते हैं, उसे सुखी बना सकते हैं। तो इसमें क्या है, भाषा एक महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं कि रोल प्ले करती है, जिसमें क्या है, भाषा से हम अपने विचारों को अलग अलग तरह से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं और उसको क्या करते हैं, सुसंस्कृत करते हैं। मतलब अपनी चीज़ों को एक तो सिर्फ कहना और एक उसे इस भाव से कहना कि सामने वाला क्या हो रहा है, इम्प्रेस होना है, तो उसको क्या कर रहे हैं, हम सुसंस्कृत बना रहे हैं। एक तो सिर्फ किसी चीज़ को आपने कह दिया, ठीक है, उसका इफेक्ट उतना नहीं पड़ेगा, लेकिन आप किसी चीज़ को व्यवस्थित तरीके से, एक भावपूर्ण तरीके से, जैसे फिल्में हैं आपने देखा, उसमें बहुत सारे डायलॉग्स होते हैं, ठीक है, उन डायलॉग्स को यूं ही आप बोलिए तो क्या आपको वो आनंद प्राप्त होगा, लेकिन फिल्मों में इस माध्यम से उसको बोला जाता है कि आपको क्या मिलता है, उसका आनंद मिलता है, ठीक है, आपको वो अच्छे लगते हैं, आप उसे क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, ठीक है, उसका अनुसरण आप ये कह सकते हैं कि कर रहे हैं। तो वो इसलिए क्योंकि उसमें क्या है, एक नया रूप आपको देखने को मिला है। तो यही क्या है, भाषा का उद्देश्य होता है। भाषा क्या है, इसी चीज़ के लिए बनी है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं उद्देश्य का विश्लेषण। जो भी भाषा हम सीख रहे हैं उस उद्देश्य का विश्लेषण, यानी उस जो उद्देश्य हमने निर्धारित किया है, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया है भाषा को सीखने के लिए, उसका भी हमें क्या करना है, विश्लेषण करना है, उसकी भी हमें क्या करनी है, जाँच करनी है। तो उपयुक्त उद्देश्यों को देखने से पता चलता है कि उनमें कुछ उद्देश्य ज्ञानात्मक हैं। यानी हमने पहले ही बात की, जो भाषा, जो हम लैंग्वेज की बात हम कर रहे हैं, तो लैंग्वेज सीखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि लैंग्वेज क्या करता है, हमारे डेवलपमेंट में, हमारे विकास में क्या है, ये सहायता करता है, ठीक है, आपकी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करने में क्या करता है, ये सहायता करता है, फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करने में क्या कर रहा है, आपकी सहायता कर रहा है, ठीक है, आपके ज्ञान को विभिन्न, आप ये कह सकते हैं डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, ठीक है, वो केवल भाषा के माध्यम से ही आप सीख पाए हैं, ठीक है, अलग अलग जो भी चीज़ों का आपको ज्ञान है, तो क्या है, ये हमारे ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूरी करता रहा है। तो कुछ कौशलात्मक, कुछ रसात्मक एवं सृजनात्मक है, ठीक है, इसके साथ साथ कुछ जो उद्देश्य हैं वो कैसे हैं, आपके कौशलात्मक, स्किलफुल हैं, ठीक है, रसात्मक है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों का आपको क्या करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो कुछ संबंध अभिवृत्तियों से हैं। इस प्रकार के जो उद्देश्य, नीचे आपको कुछ उद्देश्य दिए गए हैं कि भाषा का केवल उद्देश्य ज्ञान को बढ़ाना नहीं होता, इसका उद्देश्य कौशल को बढ़ाना भी होता है, रचनात्मक चीज़ों को सृजन करना, क्रिएटिविटी को बढ़ाना होता है। तो इन्हीं के बारे में हम नीचे एक एक करके डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात आती है हमारे ज्ञानात्मक उद्देश्य के बारे में, कि जो उच्च माध्यमिक स्तर पर निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक बच्चों को सिखाए जाते हैं या आप उन्हें बताते हैं, तो ये क्या है, साहित्य विधाओं का ज्ञान देना है। मतलब हम उन्हें ये बता रहे हैं कि किसी भी निबंध का, किसी कहानी का जो सृजन करना है वो कैसे हो सकता है और उसके लिए आपको किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, किसी उपन्यास को लिखते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर किस प्रकार से उपन्यास जो है वो लिखे जाते हैं, जो नाटक हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, हर एक करेक्टर के लिए किस प्रकार से उसमें बातें होती हैं। फिर काव्य, मतलब ये सारी चीज़ें जो आप उन्हें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, उनके ज्ञान को बढ़ा रहा है, उनके ज्ञान में क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, उनके साहित्य, ठीक है, उनकी साहित्यिक विधाओं को क्या कर रहा है, ज्ञान देना, मतलब हम उनके साहित्यिक डेवलपमेंट की इसमें बात कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं ध्वनि, शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना, कि किस समय किस प्रकार की ध्वनि, यानी जब आप बोलते हैं तो आपको भी पता है कि हर एक बात को बोलते वक्त हमें क्या करना है, शब्दों को बोलते वक्त ठहराव भी लेकर आना है, ठीक है, कहाँ पर हमें पूर्ण विराम देना है, कहाँ पर अपनी बात को जो है ख़त्म करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है, भाषा ही बताती है कि वाक्य में जो शब्द ध्वनि है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, किस शब्द को आप पे
को दबाव देकर बोलना है, ठीक है, और किस शब्द पर आपको जोर नहीं डालना है, ये सब क्या है वाक्य रचना में आते हैं और ये हमें क्या इसी चीज़ का ज्ञान कराते हैं। फिर नेक्स्ट है उच्चतर माध्यमिक स्तर पर छात्रों को हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा से परिचित कराना की जो हाई लेवल आप ये कह सकते हैं जो हाई लेवल साहित्य होता है, ठीक है, पोइट्री की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें जो साहित्य आपको दिया है उसमें जो इतिहास की रूपरेखा जो तैयार की जाती है, जो हिस्ट्री आपको उसमें देखने को मिलती है, बच्चों को उसको क्या कराना अवगत कराना कि जो डिफरेंट आपने देखा है कि जो साहित्य होते हैं अलग अलग लैंग्वेज में लिखे गए हैं, संस्कृत में, ठीक है, संस्कृत में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, इसके अलावा जो अवधी भाषा है इसमें साहित्य लिखे हुए मिलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो अलग अलग तरह के साहित्य हैं उनकी क्या है एक रूपरेखा जो है पहले तैयार की जाती है, ठीक है, उनसे परिचित कराना भी क्या है उनके ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति कराता है। फिर ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छात्र के व्यवहार के अपेक्षित परिवर्तन निम्न होंगे, मतलब जो भी चेंजेस हम लेकर आना चाहते हैं कि जो उनका ज्ञानात्मक उद्देश्य है वो पूरा हो जाए, तो कह रहे व्यवहार कैसा होना चाहिए छात्रों का, वह इनका प्रव्य अभिज्ञान कर सके, ठीक है, फिर वह इनकी तुलना कर सके, मतलब वो क्या कर सके इसको दूसरी चीज़ों से के साथ कंपेयर कर सके, ठीक है, और जो चीज़ उसने सीखी है उसको क्या कर सके अपने आत्मसात करके उसे लागू कर सके, आप ये कह सकते हैं उसका इस्तेमाल कर सके। तो जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए छात्र के अंदर ये दोनों चीज़ें होनी आवश्यक हैं। तो इससे क्या होती है हमारा जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है वो क्या होता है पूरा होता है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। हमारा कौशलात्मक उद्देश्य जिसमें हम बात कर रहे हैं कि शुद्ध एवं स्पष्ट वाचन, यानी जब जो चीज़ आप बच्चों को सिखाते हैं उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, अक्षरों को बोलने का जो वाचन है उसका वो कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, स्पष्ट जो शब्द हैं वो बोलने उसे आने चाहिए, ठीक है, जो उसका प्रोनाउंसिएशन आप कह सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्या होना चाहिए अच्छा होना चाहिए, ठीक है। फिर बोलकर भाव अभिव्यक्ति व्यक्त करना, मतलब अपने विचारों को बोलकर स्पष्ट करना उसे आना चाहिए, अपने जो फीलिंग्स हैं उनको रिप्रेजेंट करना कैसे बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करना उसे आना चाहिए। फिर है तीसरी बात कि सुनकर अर्थ को ग्रहण करना, कि जो चीज़ें आप क्या करते हैं लिसनिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है, लिसनिंग किसी भी चीज़ की जो भी चीज़ें आप सुनते हैं अगर आप किसी चीज़ को सच में अर्जित करना चाहते हैं तो सुनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उसके अर्थ को ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी क्या है एक तरह का स्किल है, स्किल मतलब ये कौशल आपके अंदर होना चाहिए कि आप किसी चीज़ को सुन रहे हैं तो उसका अर्थ आपको क्या हो रहा है समझ में आ रहा है, और ये कब होगा जब आपको भाषा के सही शब्दों का क्या होगा ज्ञान होगा। फिर नेक्स्ट होता है कि लिखकर भाव अभिव्यक्ति को व्यक्त करना, कि आप क्या कर रहे हैं रिटर्न, मतलब सिर्फ बोलना नहीं हमें रिटर्न करना भी आना चाहिए, लिखना आना चाहिए चीज़ों को, जिससे क्या क्या करेंगे आप अपनी फीलिंग्स को क्या कर सकते हैं लिखित तौर पर जो है भावनाओं को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ क्या होनी चाहिए एक तरह का कौशल स्किल, आप कह रहे हैं कि ये क्या है हमारे पास स्किल कौशल है, मतलब ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए कि आपको प्रोनाउंसिएशन जो है वो अच्छा होना चाहिए, आपके जो शब्द हैं वो कैसे होने चाहिए अच्छे होने चाहिए, स्पष्ट तरीके से आपको बोलना आना चाहिए, अपने भावों को बोल कर रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, बताना आना चाहिए, ठीक है, उसे सुनकर उसके अर्थ को समझना आना चाहिए, ठीक है, और इसके साथ साथ ही क्या है चीज़ों को लिखना भी आना चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट हमारी गद्य और पद पढ़कर उसका अर्थ को समझना, जैसे आपको स्कूलों में क्या है कोई भी जो श्लोक है या कोई पंक्ति है, ठीक है, उनको अलग अलग लैंग्वेज में लिखा जाता है जिसका जो मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा डीप होता है, ठीक है, बहुत अर्थ जो उसका होता है गहन अर्थ के साथ वो लाइनें लिखी होती हैं, और उनको पढ़कर हमें क्या है उसके अर्थ को बताना होता है कि कवि जो है वो किस चीज़ से क्या कर रहा है, किसी चीज़ की तुलना कर रहा है। तो ये क्या है एक गहन आप ये कह सकते हैं कि अर्थ है, ठीक है, जिसका हमें पता होना चाहिए। तो वो कब होगा जब आप चीज़ों को सीख रहे हैं पढ़ रहे हैं बताया गया है आपने उन्हें अगर ध्यान से अर्जित किया है तो आप क्या कर सकते हैं उसके अर्थ को पूरी तरह बता सकते हैं। इसमें दूसरे तीसरे और चौथे पांचवें क्रम के उद्देश्यों के लिए अपेक्षित योग्यता की चर्चा तत्संबंधी अध्यायों में की गई है। इसमें ये कह रहा है कि जो आपका तीसरा, ठीक है, जो हम सुनकर बात कर रहे हैं कि लिसनिंग जो हमारा स्किल है, ठीक है, फिर आप बात करें कि चौथा जो आपका राइटिंग स्किल है, और पांचवा यानी जो आपका गद्य और पद को, इसके बारे में आपको इस चैप्टर में आगे भी क्या है सीखने को मिलेगा। तो सुनकर अर्थ को ग्रहण करने से अभिप्राय है कि छात्र में निम्न योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है, कि अगर आप किसी चीज़ का अर्थ सुनकर ग्रहण कर लेते हैं उसको वो बात आपको सच में समझ में आ जाती है, तो कह रहे हैं कि ये क्या है बच्चे के अंदर स्किल है यानी कौशल है,
और इस कौशल को हम क्या कर सकते हैं, अगर ये कौशल उसके अंदर है तो बच्चे के अंदर नीचे दी हुई कुछ बातें भी होंगी। सबसे पहले सुनने के लिए शिष्टाचार का पालन करना, ठीक है, कि ये क्या है, स्किल है, लिसनिंग क्या एक तरह का स्किल है। और इसके लिए क्या है, आपके अंदर क्या होने चाहिए, शिष्टाचार होने चाहिए। मतलब किसी भी चीज़ को सुनने के लिए आपके अंदर पेशेंस का होना जरूरी है, ठीक है, कि कोई बात अगर आपको बताई जा रही है तो उसको ध्यानपूर्वक सुनना क्या है, एक शिष्टाचार का पालन करने जैसा है। फिर सेकंड है कि ग्रहणशीलता, मन स्थिति को बनाए रखें, कि आपका जो कंसंट्रेशन है वो कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप उसमें ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते तो आप चीज़ों को सीख नहीं सकते। व्यक्ति क्या बता रहा है आप उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। तो ग्रहणशीलता, जब आप किसी बात को सुन रहे हैं तो आपका मन कैसा होना चाहिए, एक स्थिति में होना चाहिए, एक आप कह सकते हैं शांत भाव होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं। फिर धैर्यपूर्वक यानी पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, कि व्यक्ति बता रहा है तो उसकी पूरी बात को आप क्या करें, सुने, ठीक है। जब तक आप उसकी पूरी बात नहीं सुनेंगे तब तक आपको उसके विचारों का पता नहीं लगेगा, वो क्या शिक्षा आपको देना चाहता है, उस शिक्षा का ज्ञान नहीं होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी में क्या है, बहुत सारी चीज़ें आप उसने उसकी जो है छोड़ दी, जो आपको अधूरा ज्ञान देती हैं, ठीक है। अधूरा ज्ञान जो है वो प्राप्त हो सकता है आपको अगर आप किसी चीज़ को धैर्यपूर्वक नहीं सुनेंगे तो। फिर नेक्स्ट है कि महत्वपूर्ण विचारों और भावों तथ्यों का चयन करना, कि जो भी बातें आपको बताई जाती हैं, ठीक है, उसमें से आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है, किस चीज़ पर आपको अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उन भावों को, उन तथ्यों का आपको क्या करना है, चुनाव करना है, ठीक है। उन चीज़ों का चुनाव करके आपको क्या करना है, आत्मसात करना है, जो आपके विकास के लिए क्या रहेंगी, सहायतापूर्ण रहेंगी। फिर शुद्ध सामग्री के विषय का ज्ञान जो है वो होना चाहिए, जो विषय की जो जानकारी है उसके बारे में, जो भी सामग्री मतलब सुनने के लिए जो भी आप ऑडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आपको उसमें कोई बोलकर किसी चीज़ों को बता रहा है, ठीक है, जिसमें क्या है ओरली अगर आपको चीज़ें बताई जा रही हैं या फिर आप किसी ऑडियो को सुन रहे हैं, ठीक है, किसी ऑडियो के माध्यम से सुन रहे हैं या फिर किसी और अन्य माध्यम से जो चीज़ें हैं वो आपको सुनाई जा रही हैं, तो कह रहा है कि ये जो श्रव्य सामग्री है, ठीक है, इस विषय का भी ज्ञान आपको होना चाहिए कि किस प्रकार का मेथड ऑफ टीचिंग आपको चीज़ें बताने के लिए या समझाने के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रचनात्मक और समीक्षात्मक उद्देश्य, कि रसात्मक और समीक्षात्मक उद्देश्य क्या होते हैं, कि साहित्य का रसवादन, मतलब जो भी साहित्य होता है, देखिए जो भी आपने बचपन में या स्कूलों में पद या जो गद्य भाग आपने पढ़ा है, जिसमें हमें क्या होता है कि चीज़ों का अर्थ बताया जाता है, ठीक है। तो हमें क्या है, किसी भी साहित्य के बारे में अगर किसी भी, आप ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की पोइट्री का अगर आपको क्या लेना है, मनोरंजन लेना है या आप उसका स्वाद लेना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, तो कह रहे हैं उसके लिए क्या है, साहित्य की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, आपको उनके गहन अर्थों को समझना बहुत आवश्यक है। फिर हम बात करें साहित्य की असामान्य समालोचना, इन उद्देश्यों का संबंध उच्च स्तर की माध्यमिक कक्षाओं से है, क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए नहीं, बहुत आप ये कह सकते हैं कि जो छठी से बाद के जो बच्चे आते हैं उनके अंदर जो हम क्या कर सकते हैं, इन साहित्य की चीज़ों को क्या कर सकते हैं, लेकर आना चाहते हैं। तो इस उद्देश्य के लिए हम ये कह रहे हैं कि जो उच्च स्तर की जो कक्षाएं होती हैं उसमें जो हम ये शिक्षा का उद्देश्य जो है वो लागू कर सकते हैं, कि हम बच्चों के अंदर क्या उत्पन्न करना चाहते हैं, रुचि उत्पन्न करना चाहते हैं, ठीक है, किसके प्रति, साहित्य के प्रति हम उसके अंदर रुचि, ताकि हो सकता है कि आप में से कोई बच्चा आगे जाके कवि बन सकता है, ठीक है, साहित्य का निर्माण कर सकता है, ठीक है, पुस्तक लिख सकता है। तो ये भी क्या है, एक तरह की क्वालिटी है, ये भी क्या है, एक तरह का जो आप ये कह सकते हैं कि उसके अंदर स्किल है, जिसको हम क्या करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं। तो इनमें से भी क्या है इस, और ये कब होगा, जब बच्चे के अंदर क्या है, इनके प्रति रुचि उत्पन्न होगी, साहित्य को जानने की जिज्ञासा होगी, तभी क्या कर सकते हैं, हम इस उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं सृजनात्मक उद्देश्य के बारे में। सृजनात्मक उद्देश्य की बात हम करते हैं कि क्रिएटिविटी की हम बात करना चाहते हैं, कि बच्चा क्या है, नई चीज़ों को बनाने की कोशिश करे, अपनी समस्याओं के समाधान को जो है समझने की कोशिश करे, उनको नई रचना जो है वो बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तो वह सहानुभूत भाव को अभिव्यक्त कर सकेगा, मतलब अपने जो निजी, आप कह सकते हैं निजी जो भाव होते हैं उनको क्या कर सकता है, व्यक्त कर सकता है, ठीक है। अगर वो क्या है, उसको रचना करने में, ठीक है, चीज़ों को बनाने में अगर दिलचस्पी है तो आप ये कह सकते हैं कि उसे क्या है, वो क्या कर सकता है, रचनात्मक
अगर हम उद्देश्य उसके अंदर की पूर्ति करना चाहते हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि वो अपने निजी भावों को क्या कर सके, पहले अभिव्यक्त करना सीख सके, फिर वह गृहीत और स्वानुभूति विचारों की कल्पना की सहायता से नया रूप दे सके। कह रहा है कि जो भी चीज़ें उसने ग्रहण की हैं, ठीक है, मतलब जो चीज़ उसने सीख ली उसको क्या करेगा, एक नया रूप देने की कोशिश करेगा। इसी को तो हम सृजन कहते हैं ना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सृजनात्मक उद्देश्य की। तो सृजनात्मक क्या है, कुछ नया जो है आपको बनाने की, नया सृजन करने की कोशिश करना, ठीक है। और ये कब होगा, जब आपने जो चीज़ें सीखी हैं उसको आप नए तरीके से क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, कल्पना, आपकी जो कल्पना है उसको बनाने में सहायता करता है। यह स्वानुभूत भावों और विचारों को प्रभावपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त करना चाहता है कि जो भी आपने नई चीज़ें उसमें ऐड करना चाहती हैं, जो भी भाव आप उसमें जो है डालना चाहते हैं, जो भाव आप उसके अंदर डालना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, उन भावों को क्या करता है, प्रभावपूर्ण बनाता है, आप ये कह सकते हैं उनको, ठीक है। उसको क्या करता है, एक तरीके से जो है प्रभावी बनाने में, आपके जो विचार हैं उनको प्रभावी रूप से क्या करेगा, व्यक्त करने में क्या करेगा, सहायता करेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सृजनात्मक उद्देश्य कहते हैं कि ये हमारा क्या है, सृजनात्मक उद्देश्य, कि जिसमें हम क्या करना चाहते हैं कि बच्चे को कुछ नया रचनात्मक क्रिया में जो है एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, ताकि वो चीज़ों का सृजन कर सके, नई चीज़ों को क्या कर सके, बना सके, ठीक है। इसमें हम कहते हैं कि बच्चा जो है उसमें क्या है, उसकी क्या है, साहित्य में रुचि उत्पन्न करना चाहते हैं हम, ठीक है, ठीक है। भाषा साहित्य में उसकी रुचि को हम क्या करना चाहते हैं, रुचि को उत्पन्न करना चाहते हैं, ठीक है। जो हमारा सृजनात्मक उद्देश्य है ये इसकी पूर्ति करने में सहायता करता है। फिर क्या है, सद्वृत्तियों का विकास करना चाहते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या है, सद्वृत्तियों का विकास करना चाहते हैं, जो क्या है उसके सृजन को क्या करेगी, और अधिक अच्छा बनाने में क्या करेगी, उसके डेवलपमेंट को और बेहतर करने में क्या करेगी, सहायता करेगी। तो उससे सद्वृत्तियों का विकास करना चाहते हैं। तो ये दोनों चीज़ क्या है, हमारे सृजनात्मक उद्देश्य से जुड़ी हुई हैं, कि हम बच्चे के अंदर क्या चाहते हैं कि एक नई जो डेवलपमेंट लाना चाहते हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि वो क्या करे, सृजन करे, चीज़ों को, रचनात्मक चीज़ों को बनाने की कोशिश करे, ठीक है, समस्या का समाधान प्राप्त करने की कोशिश करे, नई रचना जो है वो बनाना चाहे। तो साहित्य में नई चीज़ों को ऐड करने के लिए क्या है, बच्चे के अंदर सृजन का जो विकास है वो हम करना चाहते हैं। ये हमारे भाषा शिक्षण का ही क्या है, एक उद्देश्य है, और इसी का हम क्या कर रहे हैं, विश्लेषण। तो नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में। यहीं तक आप अपने इस चैप्टर को कंटिन्यू पढ़ें। अगर आपको किसी चीज़ में, किसी वाक्य में किसी प्रकार की समस्या है तो वो आप हमें बताकर, मैसेज के द्वारा बताकर, कमेंट्स के द्वारा बताकर जो है वो बता सकते हैं।